Hello everyone, welcome back to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue a tissue, animal tissue. तो टिश्यू में हम लोग क्या पढ़े थे? टिश्यू क्या है? वो चीज़ जो ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना हो, और वो भी सेल कैसे होने चाहिए? सिमिलर ऑरिजिन के, सिमिलर फंक्शन के। ये तो हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इपिथेलियल टिश्यू। चलिए देखते हैं क्या है हमारे इपिथेलियल टिश्यू में। इपिथेलियल टिश्यू जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा वो टिश्यू है जो हमेशा किस चीज को फेस करेगा? ये फेस करेगा एयर, ये फेस करेगा वाटर, ये फेस करेगा फूड, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन को ये सामने से फेस करता रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। अब इपिथेलियल टिश्यू जो है भाई, टिश्यू को आप पढ़ने से पहले जब आपने ये देखा कि भाई टिश्यू हमारे क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो जब किसी चीज की ग्रुप बनती है, आपके पास छोटे छोटे से टुकड़े हैं, आपको उनको पेस्ट करना है, तो यू विल यूज ग्लू, इजंट इट? तो जो छोटे छोटे सेल हैं, अगर आपको उनको जो टीम बनाना हो तो भाई उनको तो कहीं ना कहीं चिपकाना होगा, है ना? तो आपके जो टिश्यू है वो क्या होते हैं? वो पहले एक फाइब्रस मेम्ब्रेन के ऊपर बैठते हैं। ये जो फाइब्रस मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। भाई ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? बेसमेंट मतलब जो एकदम बॉटम पे हो। जैसे हम लोग हमारे फ्लैट में क्या होता है? हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, बेसमेंट फ्लोर होता है ना। बेसमेंट होता है हमारा जहाँ पे हम लोग पार्किंग रखते हैं। तो ये सबसे पहले सारे सेल के नीचे जो पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये किस चीज से कैसा है? फाइब्रस है, फाइबर का बना हुआ है, और इसके ऊपर हमारे सेल का ग्रुप रहेगा। सारे सेल एक दूसरे से चिपक के बैठेंगे ताकि वो एक टीम बना सके और एक पूरे अच्छे फंक्शन को कंटिन्यू कर पाए। ठीक है। तो भाई बेसमेंट मेम्ब्रेन फाइब्रस है, पता चल गया। सेल के नीचे पाया जाता है, ये भी पता चल गया। लेकिन काम क्या है इनका? क्यों है ये, है ना? तो ये क्या करते हैं? ये आपको प्रोवाइड कराते हैं लिमिटेड एक्सटेंशन। लिमिटेड एक्सटेंशन, एक लिमिट तक आप हाथ पांव को खींच सकते हो। हाथ पांव, स्किन ऑफ द हैंड एंड लेग जस्ट लाइक दिस, आप उसको बहुत लिमिट तक खींच सकते हो। अगर आप यंग एज पे हो तो आप देखोगे कि ये जो है वो आपके मसल्स, जो स्किन है वो ज़्यादा हड्डी से दूर नहीं आता। लेकिन जब अपने दादा दादी को देखोगे उनके स्किन जो है वो काफ़ी दूर होने लग जाते हैं हड्डियों से। रीज़न इज व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन उनका वीक होने लगता है, उनके बॉडी में फाइब्रस टिश्यूज कमजोर होने लगते हैं, जो फाइबर्स है वो कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका स्किन जो है वो लूज हो जाता है। ठीक है। तो उनके स्किन को आप कुछ लंबा खींच सकते हो, लेकिन हमारे स्किन को खींचने के लिए देख लो, आपको अपने स्किन को खींच के देखो, फील होगा, है ना? इट्स टाइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक लिमिटेड खिंचाव देता है। ठीक है। बट द क्वेश्चन इज, यू नो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपके बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन भी हैं जिसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब वो अनलिमिटेड खींचा जा सकता है। Yes, the first is urinary bladder, जिसमें यूरिन जमा होता है। उसके उस सेल के जो ग्रुप हैं उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब एक थैला है। कौन बनाया? सेल मिलके बनाए, चारों तरफ से सेल बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बैग का स्ट्रक्चर दिया, बनाया हुआ है। लेकिन वो जो सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ नहीं है, उनको आप खींच सकते हो। Second is uterus present in female body, because uterus also have to carry a baby with a different weight. नहीं, तो जो यूटेरस है वो भी, उसके पास भी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब टिश्यूज का जो सेल का जो ग्रुप है, मतलब जो टिश्यूज है वो भी ना बेसमेंट मेम्ब्रेन के हैं, ताकि वो एक लिमिट से भी ज़्यादा खींच सके और कॉन्ट्रैक्ट कर सके। आगे बात समझ में। सो व्हाट वाज द ऑर्गन? द टू डिफरेंट ऑर्गन्स आर, फर्स्ट इज यूटेरस एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो ये तो हो गया क्लियर कि भाई करना क्या है, हमारे जो ग्रुप ऑफ सेल है वो कहाँ लगेंगे? तो वो लगेंगे टिश्यू, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रुप तो सेल के लग गए, तो अब ये ग्रुप है ना, ये अलग अलग ग्रुप के रहेंगे। चलो हम लोग वो देख लेते हैं और एकदम ईजी वे में इसको पढ़ लेते हैं। तो ये हमने बनाया बेसमेंट मेम्ब्रेन। आई थिंक आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल, it will create problem to you. This is the basement membrane, the black line you are able to see, basement membrane. ठीक है। अब
इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आएंगे। इपिथेलियल के अलग अलग टाइप है भाई। तो द फर्स्ट टाइप इज व्हाट, स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम को हम लोग और क्या बोलते हैं, सिंपल इपिथेलियम, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेवमेंट इपिथेलियम। पेवमेंट पहला टाइप है, दिस इज द फर्स्ट टाइप, स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस मतलब बिल्कुल पतला सा एक लेयर, सिंपल मतलब कि पतला ही लेयर होगा, अकेला लेयर होगा। नेक्स्ट इज पेवमेंट मतलब टाइल्स। तो आपके जो सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर सेल का होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वामस इपिथेलियम। सो दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट आई एम गोइंग टू यूज अ डिफरेंट कलर। सो हियर वन लेयर ऑफ सेल इज प्रेजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वामस इपिथेलियम। आगे बात समझ में। अब बात है कि स्क्वामस इपिथेलियम हम इसको बोल तो रहे हैं भाई, इसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, ऑब्वियसली फंक्शन है। जितना भी डिफ्यूजन होगा, जितना भी ऑस्मोसिस होगा, वो कौन कराएगा, स्क्वामस इपिथेलियम। रीजन ये है कि ये इसके ऊपर एक लेयर है सेल का। मान लो ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, एक लेयर है सेल का। अब यहाँ पे हमारे ग्लूकोज है, ये रहा हमारा सेल, सेल के पास ग्लूकोज को जाना है, तो यहाँ से ग्लूकोज इस सेल के अंदर एंटर करेगा और इस सेल से कहाँ चला जाएगा, दूसरे सेल में एंटर कर जाएगा। मतलब ब्लड वेसल के सेल में और ब्लड वेसल के सेल से हमारे सेल में एंटर कर, मतलब दूसरे सेल में एंटर करेगा। अगर यहाँ पे 10-12 लेयर होती तो वो लेयर ही क्रॉस कर रहा होता। जैसे आप ऐसे समझो, सपोज दैट यू आर प्रेजेंट इनसाइड द रूम, है ना, और उस रूम के जो वो गेट लगे हुए हैं वो बहुत सारे गेट हैं, ठीक है, और आपको कोई ऐसा केस आ गया, मान लो कि घर में आग लग गई, आपको भागना है घर से, तो एक दरवाजा कूद के या फिर बाउंड्री कूद के भागते हो, तो एक बाउंड्री कूद के भागना आसान हुआ या 10 बाउंड्रीज कूद के जाना बाहर आसान हुआ, ऑब्वियसली 1। तो अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लूकोज का लेना देना होता हो, तो वहाँ पे कौन से प्रेजेंट होंगे, स्क्वामस इपिथेलियम। कहाँ होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का लेना देना, आपके एल्वेलाई में, आपके कैपिलरीज में। आ रही है बात समझ में। तो इन सभी जगहों पे क्या प्रेजेंट होगा, स्क्वामस इपिथेलियम। ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट से, स्क्वामस इपिथेलियम आल्सो नोन एज सिंपल इपिथेलियम बिकॉज ऑफ सिंगल लेयर सेल प्रेजेंट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और या इसको पेवमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं क्योंकि ये टाइल्स जैसा दिखता है, ठीक है, इरेगुलर शेप का होता है। अब आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर का सेल प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल इपिथेलियम या स्क्वामस इपिथेलियम या पेवमेंट इपिथेलियम। करता क्या है भाई, फंक्शन ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम इज हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। कितना आसान है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, इसको आप कॉम्प्लेक्स इपिथेलियम भी बोल, कॉम्प्लेक्स नहीं कंपाउंड बोल सकते हो, कंपाउंड बोल दो, कंपाउंड नहीं बोलोगे कॉम्प्लेक्स भी माना जा सकता है। स्ट्रेटिफाइड एक्चुअली इसको नाम दिया गया है, तो सिंपल है तो दूसरा वाला इसे थोड़ा सा टफ होगा, कंपाउंड समझ लो, लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, स्ट्रेटिफाइड में क्या होना चाहिए भाई, तो स्ट्रेटिफाइड में द सिमिलर, दिस इज द वन लेयर ऑफ द सेल, ये एक लेयर था, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और। कहने का मतलब इट्स नॉट लाइक कि 4 लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन ओनली, कहने का मतलब है कि बहुत सारे लेयर ऑफ द सेल अगर एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्क्वामस इपिथेलियम, सॉरी कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। अब बात है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, आप इसको क्यों बोल रहे हो, तो इसको पहचानोगे कैसे। स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम क्या है, द इपिथेलियम प्रेजेंट अपॉन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, the layer of the epithelium present upon the basement membrane, एक के बाद एक बहुत सारा लेयर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। और भाई इसका काम तो होगा, फंक्शन तो होगा, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन। अब मान लो कि कभी चोट लगा, गलती से ये एक लेयर जो है ये फट गया या फिर निकल के हट गया, तो एक लेयर स्किन निकल गई तो क्या हुआ, सेकेंड लेयर इज सेफ, थर्ड लेयर इज सेफ। तो ये जो है वो क्या करते हैं, वियर एंड टियर से आपको हेल्प कराते हैं। अब ये कहाँ रहेंगे, जैसे देखो आपके बक्कल कैविटी में यू ऑलवेज डू ब्रश के ब्रशेस लग सकते हैं आपके माउथ पे, अगर एक लेयर का रहेगा आपका सेल
कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक लेयर टिश्यूज अगर हैं तो वहाँ पे आपके स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ताकि आपके एक लेयर अगर निकल जाए, चमड़े का एक पतला सा धारी निकल जाए तो फिर दूसरा बचा रहे। आ रही बात समझ में? तो हेल्थ प्रोटेक्शन, दिस वन इज प्रोटेक्शन। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड का नाम क्या है? थर्ड इज क्यूबॉइडल इपिथेलियम। क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूब, यस। तो यहाँ क्यूब 3D तो बनना पॉसिबल नहीं है, सो आई एम गोइंग टू डू इट द शेप। एक्चुअली आपको लिखना भी यही है कि क्यूब शेप ना लिख के लिखना है स्क्वायर शेप ऑफ द सेल। क्यूब भी बोल सकते हो क्योंकि 2 डायमेंशन में आपके बॉडी में तो होने से रहा कोई चीज़ 3D भी होगा, 3D ही होगा, तो दिखने में क्यूब जैसा ही होगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब जैसे सेल अगर प्रेजेंट हो तो ऐसे एपिथेलियम को, क्योंकि ये भाई टिश्यू है क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल है, तो द ग्रुप ऑफ सेल किस शेप के? क्यूब शेप के सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट हो तो इनका नाम क्या होगा? क्यूबॉइडल टिश्यू। आगे बात समझ में? और ये इपिथेलियम क्यों है? क्योंकि ये हवा पानी खाना को भाई फेस कर रहा है। अभी हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे हवा पानी खाना क्या कहाँ फेस हो रहा है, ठीक है? फिर लास्ट में एकदम ईजी हो जाएगा ये चीज। चलिए, सो दिस इज व्हाट, समझ में आ गया क्यूबॉइडल क्या है? अब इसका काम क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। इसके अंदर प्रेजेंट RER और SER फटाफट से एंजाइम और हार्मोन बनाएंगे, एंजाइम बनाएंगे प्रोटीन और लिपिड के, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे? सिक्रीट करेंगे या फिर उसको एब्सॉर्ब करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट? कॉल्यूमनर इपिथेलियम। अब जो है कॉल्यूमनर इपिथेलियम, कॉलम, यस, कॉलम मतलब पाइल्स। तो सिलिंड्रिकल शेप के जो सेल होंगे, ग्रुप ऑफ सेल, सिलिंड्रिकल ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? यस, इट्स नोन एज कॉल्यूमनर इपिथेलियम। अब देखिए कॉल्यूमनर इपिथेलियम में आपको क्या पढ़ना है? एक सबसे बड़ा डिफरेंस और एक सबसे ज्यादा कॉमन चीज, दोनों का काम एक ही है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फर्क क्या है? शेप इनका क्यूब शेप है, इनका कॉलम शेप है या सिलेंडर शेप है। दूसरा डिफरेंस क्या है? इनके सेल के सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ सेल के बॉटम पे न्यूक्लियस है। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट गिवन इन योर NCERT बुक ऑफ 12th क्लास, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस है, दिस इज द डिफरेंस। क्यूब में क्या होगा? न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? सेंटर पे, और जो आपका कॉल्यूमनर शेप है सेल है वहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होगा? बेस पे। और इन दोनों का काम सेम है भाई, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये एंजाइम्स बनाएंगे, हार्मोन्स बनाएंगे, चीजों को एब्जॉर्ब करेंगे, चीजों को सिक्रीट करेंगे। तो दिस इज द नंबर 4th। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 5th वन इज व्हाट? दिस इज सीलिएटेड इपिथेलियम। सीलिएटेड मतलब सीलिया लगा हुआ होगा। सीलिएटेड इपिथेलियम 2 होते हैं, एक क्यूबॉइडल सीलिएटेड इपिथेलियम, कॉल्यूमनर सीलिएटेड इपिथेलियम। हाउ विल यू आई एम गोइंग टू ड्रॉ द नेक्स्ट। ये आपके क्यूब सेल हैं, ठीक है? इनके ऊपर सीलिया, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? क्यूबॉइडल सीलिएटेड इपिथेलियम। नेक्स्ट क्या है आपके? अगर कॉलम टाइप के सेल होंगे और उनके ऊपर अगर सीलिया होगा तो इनका नाम क्या होगा? कॉल्यूमनर सीलिएटेड इपिथेलियम। आगे बात समझ में? सेम चीज, इनका काम है एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, इनका काम है एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन। दिखने में क्यूब, दिखने में सिलेंडर, न्यूक्लियस सेंटर में, न्यूक्लियस बेस में, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट। अब आते हैं सीलिएटेड में, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट, क्यूब शेप, सिलेंडर शेप, सेंटर में न्यूक्लियस, बॉटम पे न्यूक्लियस। इनका काम है एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, इनका भी एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन। लेकिन भाई सीलिया क्यों है? फिर नेचर तो कभी फिजूल खर्च करती नहीं है, नेचर ने सीलिया क्यों दिया है? तो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या ही बोल सकते हो, मतलब मटेरियल, वो सारी चीज़ों के मूवमेंट में हेल्प कराएंगे। किन सब चीज़ों को मूव करा रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं, किस चीज़ों को मूव करा रहे हैं? तो द थिंग इज कि वट एवर यू आर हैविंग, आपके बॉडी में जो वो सारी चीज़ें जिनके पास अपने चलने की कोई सुविधा नहीं है, जैसे ओवा प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी, उसके पास टेल नहीं है, वो कैसे चल के आएगी? टेल है क्या? नहीं है ना। तो ओवा जो है वो ओवरी से निकलती है, फेलोपियन ट्यूब से होती हुई, फिर वो चल के यूटेरस को आती है। कहाँ से आएगी भाई? तो उनको कोई तो चाहिए जो उठा के लेके आए।
तो दैट इज व्हाट सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये क्या करेंगे, हेल्प किस चीज में कर रही है, मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। अब देखो बोलोगे भाई सीलिया कैसे मूव करा लेता है चीजों को, है ना, ऐसे समझो आप पता नहीं आप किस जगह से बिलोंग करते हो, ये तो हम ऐसे नहीं बता सकते। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो गांधी मैदान, अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो देन ऑल्सो वी हैव अ स्मॉल टाउन गांधी मैदान ही हो। रांची में तो बहुत सारा स्टेडियम है। कहने का मतलब आप जहाँ पे भी हो उस एरिया के बड़े से लॉन के बारे में सोचो या क्रिकेट फील्ड के बारे में सोचो, ठीक है। तो आपके स्टेडियम में धोनी आ गए, ठीक है। अब स्टेडियम में धोनी आ गए तो क्या होगा, तो देन एवरीवन वाज देयर, जैसे कि उन्होंने अब आपको मैच जीताया तो आप क्या करोगे, उनको ऐसे सिर पे उठा लोगे हाथ से, सारे लोग मिलकर, उनको पाँव से चलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ने उठाया, एक ने ट्रांसफ़र किया दूसरे को, दूसरे ने उठाया दूसरे ने ट्रांसफ़र किया तीसरे को। पता चला कि धोनी सर जो है वो पिच से उठाए गए थे और कहाँ पहुँचा दिए गए, बाउंड्री पास पहुँचा दिए गए। कैसे, ये सारे लोग जो बीच में खड़े हैं इन्होंने ऊपर इनको उठाया और पास कर दिया। बिल्कुल वैसे ही यहाँ जो सीलिएटेड सेल है ये क्या करेंगे, चाहे ये कॉर्डिनल है या क्यूबॉइडल है, ये रहा हमारा सेल और इस सेल को ऊपर ऐसे धक्का देके पार करा दिया। सीलिया का मूवमेंट कैसे होता है, दिस लाइक दिस ना, इन वन डायरेक्शन ओनली, आगे पीछे मूव करते हैं, इसको हम लोग अप एंड थ्रो मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जब मूवमेंट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ वाले मान लो कि यहाँ पे इस पे सेल है, इसने आगे मूव किया पीछे, तो आगे मूव किया तो ये सेल यहाँ पहुँच गया, ये आगे मूव किया सेल यहाँ पहुँच गया। नाउ दिस इज टाइम ऑफ दिस सेल, ये सेल जो है वो ऐसे आगे सीलिया मूव किया तो सेल हमारा यहाँ पहुँच गया। कहने का मतलब यहाँ से सेल उठ के यहाँ पहुँच गया, तो ये हेल्प क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ दैट मटेरियल, दैट ऑब्जेक्ट विच इज नॉट हैविंग इट्स ओन लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अच्छा, ग्लैंडुलर इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से बहुत सारे लोग एड में इस तरह का चीज देखे होते हैं, दिस इज द ब्लैक हेड और यहाँ से पानी आता है, ब्लैक हेड्स को निकाल के लेकर के चला जाता है, ऐसा देखे हो क्या एड्स में, फिश वॉश के एड्स में। दिस इज द ग्लैंड, टाइप ऑफ ग्लैंड्स आवर बॉडीज हैविंग, ठीक है, बहुत सारा ग्लैंड है। लेकिन यस, एड में आपको जो दिखाया जाता है ये ग्लैंड है, और ये ग्लैंड में होता क्या है कि आपके कौन से सेल होंगे भाई, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन किसका काम है, ग्लैंड क्या करता है, या तो एंजाइम बनाएगा या तो हार्मोन बनाएगा। तो अपनी बॉडी से जब बना के वो भेज रहा है तो सीक्रेट ही तो कर रहा है। सीक्रेशन का काम किसका था, क्यूबॉइडल एंड सीलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमर का। तो अगर हम बात करें कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है तो यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, या बोल सकते हो कि कॉल्यूमर एपिथेलियम है तो कॉल्यूमर एपिथेलियम है, ऐसा, ठीक है। अब इनके अंदर जो भी सिक्रीशन रहेगा वो कहाँ भेज देंगे, सेंटर में भेज देंगे। अब सारा सिक्रीशन यहाँ पे जमा हो गया, ओपन पोर है, यहाँ से हवा इंटर किया या फिर कोई भी गंदगी इंटर करी, अंदर सिक्रीशन पहले से रखा हुआ था, चिपचिपा खाई, चीज़ें चिपक गई और वो क्या होने लगे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या फिर डस्ट आपके बॉडी में प्रेजेंट हो जाता है। तो आप फेस वॉश लगाते हो, दैट इज बेसिक इन नेचर, योर स्वेट इज एसिडिक इन नेचर, इट मीन्स एनी सिक्रीशन, तो बेस जो आएगा जैसे वो एसिड से रिएक्ट करेगा देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड आफ्टर दैट इट विल मूव आउट फ्रॉम योर बॉडी। हियर ऑल्सो देयर इज अ साइंस। आपके सोप में, आपके शैम्पू में बेस होता है क्योंकि उसको वॉश क्या करना है, एसिड वॉश करना है, ठीक है। आगे बात समझिए, देखो कितना इजी था आपका टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्क्वामस एपिथेलियम, वो टिश्यू जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, वन लेयर ऑफ सेल होता है, इसको हम लोग स्क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। पेवमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि ऊपर से देखने पे ये लगेगा ना कि टाइल्स बिछा हुआ है एक के साथ एक, ठीक है। अब इसका काम क्या होगा, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सेकेंड टिश्यू में क्या पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये क्या है, पेवमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट लेयर ऑफ द सेल। अब ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे प्रोटेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल, क्यूब शेप के सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन काम होगा, बस। नेक्स्ट क्या है, कॉल्यूमर एपिथेलियम। कॉल्यूमर एपिथेलियम में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट सिलेंडर शेप के सेल जिनका न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं होकर के कहाँ होगा, बेस पे होगा, और साथ साथ में ये काम क्या करें, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। सीलिएटेड एपिथेलियम दो तरह के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल वाले भी, कॉल्यूमर वाले भी। अगली बात समझ में, काम क्या है, उठा के पार कर देना। अब चलिए एक चीज और देख लीजिए, कैसे हम कहेंगे कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है वो हवा, पानी और खाना को फेस करेगा। देखिए कैसे फेस करता है, आप खाना खाते हो माउथ में,
हवा पानी मुंह में जा रहा है, यहाँ पे कौन सा एपिथेलियम होगा, कौन सा सेल, कौन सा टिश्यू होगा, इपिथेलियम। अब डिपेंड्स कि उनको करना क्या है, उनको एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन करना है तो क्यूबॉइडल कॉलमनर होंगे, उनको डिफ्यूजन कराना है तो स्ट्रैटिक तो स्क्वामस होंगे, और अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है तो स्ट्रेटिफाइड होंगे, ठीक है, लेकिन इपिथेलियम होंगे। फूड पाइप में भी खाना जा रहा है, इपिथेलियम होगा। स्टमक में भी खाना जा रहा है, इपिथेलियम होगा। इंटेस्टाइन में भी खाना जा रहा है, इपिथेलियम होगा। नाक के अंदर हवा जा रहा है, इपिथेलियम होगा। ट्रैकिया में इपिथेलियम होगा। लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियाई में इपिथेलियम होगा। एल्वियोलाई तक इपिथेलियम होगा। अब ब्लड वेसल को देख लो, आपके खून की नली में ऑक्सीजन जा रहा है ना, आपके खून की नली में पानी जा रहा है ना, ग्लूकोज। तो कहने का मतलब है कि हवा पानी खाना जो भी फेस करेगा वहां पे क्या होना चाहिए, इपिथेलियम होना चाहिए। आगे बात समझ में। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथेलियम, बताओ। चलो ठीक है, फिर आंसर करो और आंसर करके फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।